हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, कोर्स वन जो आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो, मौलाना हो, पाटलिपुत्रा हो, जेपी हो, मिथिला हो, यानी जो भी यूनिवर्सिटी, आयभट्ट हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें आपका एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, समझ गए। आपके सीटेट में भी इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। क्योंकि देखिए, कोहलबर्ग का देखिए, पियाजे का इससे पहले हम डाल देते। देखिए, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक सिद्धांत कब समझिएगा, जब तक आप उस चीज़ को एकदम गहराई तक जाइएगा तब समझ पाइएगा, समझ गए। तो देखिए, जो भी लोग बीएड फर्स्ट ईयर में है, समझ गए, तो वो आप कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, मोरल डेवलपमेंट, समझ गए। तो ऊपर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर नोट्स सेशन लिखा हुआ है, जो नया के लिए है। आप पहले वाले जो है, जैसे अभी मौलाना की एग्जाम चल रहा है, तो उनके लिए भी कोहलबर्ग का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। सेशन 22-24 हो गया, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोर्स वन में आता है। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर का नोट्स आपको लेना है। तो इस नंबर पर 9576002401 पर व्हाट्सएप करके कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। और इसका क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, लाइव क्लास ऐप पर स्टार्ट होगा, समझे। फरवरी में स्टार्ट होगा, उसका नोटिफिकेशन हम जल्द ही आपको जारी करने वाले हैं। फरवरी में क्लास स्टार्ट होने वाला है। और क्लास कर लीजिएगा तो आपको सीटेट के लिए बाहर कोचिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि फर्स्ट ईयर ही आपका बेस होता है सीटेट के लिए, समझ गए। तो ये चीज़ है। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है आपको, तो सर्च कीजिएगा बीएड क्लास बाय आनंद राज, उसके बाद जुड़ जाइएगा। उसमें आपको क्वेश्चन वगैरह, मतलब सब चीज़ आपको अपडेट किया जाता है, समझ गए। तो चलिए अब स्टार्ट हम करते हैं। लिखा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत क्या है, समझ गए, यानी कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिकता क्या होता है, सबसे पहले जानिए। देखिए, आप जानते होंगे कि नैतिकता यानी मोरालिटी जो होता है हमारा, यानी सही या गलत के बारे में जब हम निर्णय लेने लगते हैं, उसी को नैतिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो उसमें तो नैतिक विकास नहीं हुआ है अभी, क्योंकि धीरे धीरे समाज में ही नैतिक विकास होता है। क्योंकि जन्मजात चीज़ तो नैतिकता है नहीं, बच्चा जैसा समाज में रहेगा वैसा नैतिकता का गुण सीखेगा, ये तो आप भी जानते हैं। तो देखिए, छोटा बच्चा है, उसको चोर के मारता भी है तो क्या है, वो भी खुश होता है। कोई अच्छा आदमी के मारेगा तब भी खुश होगा, क्योंकि उसमें नैतिकता का गुण नहीं है। लेकिन हम लोग हैं, चोर के मारेगा तो खुश होते हैं कि ठीक किया मारा है, लेकिन कोई अच्छा आदमी के मारता है तो कहते हैं नहीं, गलत कर दिया, क्योंकि हमें नैतिकता का गुण है, समझ गए। तो इसी को नैतिकता कहते हैं कि जब आप सही गलत को जानना लगते हैं, उसी को नैतिकता, यानी सही गलत को जानना क्या कहलाता है, नैतिकता कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। लिखा है कि लॉरेंज कोहलबर्ग, जन्म उनका 1927 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1987 में। एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1927 ईस्वी को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कोहलबर्ग ने, देखिए, अब की बार के सीटेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, 11 तारीख के एग्जाम, 9 तारीख के एग्जाम में, कि जो कोहलबर्ग थे से पहले नैतिक विकास के सिद्धांत कौन दिए थे, समझ गए। तो आंसर हो गया था इसका जीन पियाजे, समझ गए। तो वही क्वेश्चन है आपका कि जिनका जन्म 1927 ईस्वी को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक मुद्दे के सिद्धांत से प्रभावित हो गए, यानी उनके सिद्धांत से। ये भी देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। 2 अवस्था बताए थे आपको, एक बताए थे प्रायत, समझ गए, याद रखिएगा, और दूसरा बताए थे स्वायत्त। एक पियाजे के अनुसार है, एक प्रायत जो जिसका एज बताया था 4 से 7 साल, और स्वायत्त का एज बताया था 7 से 10 साल, समझ गए। ये उनका बताए हुए थे, समझ गए, प्रायत और स्वायत्त। तो वही लिखा हुआ है कि कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक मुद्दे के सिद्धांत से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने नैतिक न्याय पर अध्ययन करने को सोचा। उसके बाद लॉरेंज कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बालकों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत किया। यानी उसके सिद्धांत को क्या किया, क्योंकि पियाजे 2 अवस्था दिए थे, इसने 6 अवस्था दिए, 3 स्तर, और क्या दिए, पियाजे ने क्या किया कि 2 अवस्था दिया था, प्रायत और स्वायत्त। लेकिन कोहलबर्ग ने क्या दिया था, आगे हम बताएंगे। उसका 3 स्तर है, 3 लेवल है, और प्रत्येक लेवल में 2-2 अवस्था, यानी टोटल अवस्था कितना, स्टेज कितना हो गया, 6 हो गया, वो आगे आएगा। तो वही लिखा है कि पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा क्या किया, परिष्कृत किया, समझ गए। कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता जन्मजात नहीं होता है, यानी जन्म से बच्चा सीख के नहीं आता है नैतिक गुण। वो बच्चा जैसा समाज में रहेगा, जैसा आदमी के साथ मिलेगा घुलेगा, जैसा संस्कृति में रहेगा, बच्चा में वैसा आपका क्या होगा कि नैतिकता का विकास। मान लीजिए कोई आदमी चोर वाले समाज में रहता है, जहाँ चोरी वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके घर में यही चीज़ सिखाया जाता है, तो बच्चा तो
के दिमाग में यही ना बैठेगा चोरी करना अच्छी बात है, समझ गए। तो जैसा समाज में रहेगा, जैसा चीज़ रहेगा, वही चीज़ बच्चा सीखेगा। तो वही लिखा हुआ है कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता जन्मजात नहीं होता, यानी बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक नैतिक विकास होता है, यानी जन्म के बाद स्टार्ट हो जाता है, समझ गया, और मृत्यु तक ये चीज़ चलता है। कोई भी बच्चों का नैतिक विकास समाज में ही होता है, और कोई भी बच्चा का नैतिक विकास समाज को प्रभावित करता है, यानी जैसा समाज में रहेगा वैसा उसमें नैतिक विकास होगा, और वैसे समाज में वो क्या करेगा, प्रभावित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो वह तो न तो नैतिक होता है, न ही अनैतिक होता है, वह नैतिक या अनैतिक समाज में ही सीखता है, यानी गलत या खराब चीज़ क्या मतलब अच्छा चीज़ कहाँ सीखता है, समाज में सीखता है। जैसा समाज में रहेगा वैसा चीज़ सीखेगा, समझ गए। आगे लिखा हुआ है कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता वह गुण है जिससे हम सही या गलत की पहचान होता है। एकदम सही बात है कि नैतिकता वह गुण है कि हम सही या गलत की पहचान। वही आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि छोटा बच्चा में नैतिक गुण तो है नहीं, वो चोर को मारे अच्छा आदमी तब भी वो खुश होगा, समझ गए। लेकिन वही हम लोग के सामने कोई चोर के मांगता है तो हम लोग कहते हैं ठीक किया, चोरी किया, मारा है। लेकिन कोई अच्छा आदमी को मारता है तो हम लोग क्या कहते हैं, गलत किया है, समझ गए। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही या गलत की पहचान होती है। आगे लिखा है कि नैतिकता सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है, यानी समाज में जैसा परिवेश में आपका माहौल रहेगा समाज का वैसे सीख सकते हैं, समझ गए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि 6 अवस्था दिए थे, इसीलिए कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को हम लोग अवस्था सिद्धांत कहते हैं, समझ गए। और यह अवस्था सभी बालकों के लिए निश्चित होता है, यानी 6 अवस्था है, सभी बच्चा में 6 अवस्था आएगा, समझ गए। बालकों के लिए निश्चित होता है, यानी सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्था को होकर गुजरता है, यानी इसी अवस्था से होकर गुजरेगा, समझ गए। अब आते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत में। लिखा है कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को एक लघु कथा के माध्यम से सजाया था, यानी एक काल्पनिक कथा के माध्यम से वो सजाया था। काल्पनिक मतलब बताया था, काल्पनिक कथा था। क्या कथा था कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए, यानी एक कहानी के थ्रू बताए थे, सिद्धांत को समझाए थे। कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी, डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है, समझ गए, जिससे शायद उसकी जान बच जाए। उस महिला के दवा के लिए उसका पति हाइनज नाम था उसका, हाइनज उस दवाई वाले के पास गया और दवाई देने को कहा। दवा एक तरह का रेडियम था, और उस दवाई बनाने का खर्चा बहुत था, इसीलिए दवाई वाला दवाई बनाने के खर्चों से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। लेकिन हाइनज के पास उतने पैसे नहीं थे। हाइनज ने दवाई वालों से अनुरोध किया कि मेरी पत्नी मरने वाली है, आप उस दवाई को दे दे। लेकिन दवाई वाले ने दवाई देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हाइनज मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वे दवाई अपनी पत्नी के लिए, जान बचाने के लिए चुरा ली। अभी देखिए कहानी का मेन सारांश क्या है, आपको सिंपल बताते हैं कि हाइनज जो था उसकी पत्नी मौत के कगार पर थी। डॉक्टर बोला कि ये दवाई ले आइएगा तो आपकी पत्नी बच जाएगी, समझ गए। तो पहले सिंपल तरीका से, नैतिक तरीका से गया दवाई लाने के लिए, बोला कि हमारे पास पैसे नहीं, दे दीजिए हम बाद में दे देंगे। दवाई वाला नहीं दिया तो उसके बाद अनैतिक तरीका अपनाया, चोरी किया। तो अब देखिए चोरी किया तो किसी की जान बचाने के लिए किया, तो वही चीज़ इसमें समझाने वाले हैं आपको कि 6 अवस्था में जो 3 लेवल बताया, तीनों लेवल में बच्चा कैसे कैसे सोचता है, समझ गए। कि कौन काम उसके, देखिए कोई काम सब आदमी बोलेगा गलत है, लेकिन कोई बच्चा अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ काम करता है, कहता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ सही है ना, समझे। तो वही चीज़ यहाँ है कि जब उसको लगा कि नहीं पत्नी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए दवा चुरा लिया, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो कहानी का मुख्य सारांश यही है। अब देखिए उससे कहानी से 2 गो चीज़ बताया, कौन? आपका लॉरेंस कोहलबर्ग। लिखा हुआ है इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातें पर बल दिया। एक दिया था नैतिक दुविधा, जिसे मोरल डिलीमा कहते हैं। नैतिक दुविधा एक होता है हमारा नैतिक तर्क शक्ति। अब देखिए नैतिक दुविधा क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो दवा वाला के पास गया हो, तो उसके सामने तो समस्या हो गया कि अब दवा दिया नहीं, तो कहा कि नहीं दिया तो हम पत्नी को मरने दे, या तो दवाई चुरा कर अपनी पत्नी को बचा ले। तो 2 उसके सामने समस्या हुआ कि क्या करे, कि दवा चुराई करेंगे तो पकड़ाएंगे तो पुलिस वाला पिटवो करेगा, समझ गए, और नहीं चुराएंगे तो हमारी पत्नी मर जाएगी, समझ गए। उसका सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं, तो थोड़ा अथी में हो गया। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का नया नया शादी होता है, समझ गए, नया नया गांव समाज में देखते ही होंगे आप लोग, क्योंकि आप भी उसी समाज से आ रहे हैं। तो देखिएगा एक चीज़ आप कि नया नया शादी होता है तो देखिएगा लड़की का, देखिएगा लड़का का जो माँ होती है, सास जो लड़की का, उसे थोड़ा अनुमान हो जाता है। अब लड़का बेचारा बीच में ऊपर जाता है कि हम किसके झगड़ा हो गया, तो अब किसके तरफ हो जाएगा, अपनी मम्मी की तरफ जाएगा कि अपनी पत्नी की तरफ जाएगा, समझ गए। तो अब बच्चा दुविधा में आ गया
कि अब पत्नी की तरफ जाएंगे तो माँ गुस्सा हो जाएगी, माँ की तरफ चल जाएंगे, माँ का पक्ष लेंगे तो पत्नी गुस्सा हो जाएगी। इसी को हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा का मतलब आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सही है, हमारी मम्मी सही है कि हमारे पत्नी सही है, समझ गए। तो इसी को हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। तो वही लिखा है, नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा होती है जिससे किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक नैतिक कार्यों में किसी एक कार्य का चयन करने में उत्पन्न दुविधा को नैतिक दुविधा कहते हैं, समझ गए। यानी दोनों काम में आप कोई काम को चयन नहीं कर पाते हैं कि कौन का मतलब वही लिखा है, किसी एक कार्य का चयन करने में जो उत्पन्न दुविधा होती है उसी को क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा, समझ गए। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पापा डायरेक्ट फोन किए, आओ जल्दी घरे चलाओ, तो आप देखो पापा का भी बात मानना, एग्जाम भी आपके लिए जरूरी है, समझ गए। तो आप सोचिएगा कि कौन पापा का बात मान ले कि वहाँ भी जाना जरूरी है, एग्जाम भी देना है, तो समझे। इसी को जब दुविधा में रहते हैं तो उसको नैतिक दुविधा कहते हैं। तर्क शक्ति क्या होता है, जिसमें लिखा है, क्या हाइनज को दवा चुरानी चाहिए थी, क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई चुरानी चाहिए थी, ये मतलब हो गया कि जहाँ पर आप दुविधा में रहते हैं, समझ गए। नैतिक तर्क शक्ति क्या होता है, मोरल रीजनिंग, इसमें आप निर्णय ले लेते हैं कि हमको किसके तरफ जाना है, या पत्नी की तरफ जाना है या हमें अपने मम्मी की तरफ जाना है, समझ गए। तो वही है कि सही या गलत के प्रश्न, अब मान लीजिए आपकी पत्नी सही होगी तो पत्नी का पक्ष लीजिएगा, आपकी मम्मी सही होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका होगा उसका आप पक्ष लीजिएगा। तो वही लिखा है कि सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्क शक्ति कहते हैं, समझ गए। जैसे हाइनज ने चोरी करके सही किया या गलत, क्या चोरी करना सही है, तो चोरी करना कब सही है, जब आप किसी का जान बचे, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो इसे नैतिक तर्क शक्ति कहते हैं, समझ गए। दोनों समझ गए होंगे, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क शक्ति आप समझ गए होंगे। तो इसी को नैतिक तर्क शक्ति को ही हम लोग नैतिक तर्कना भी कहते हैं, समझ गए। अब देखिए, अब आगे है आपका, इन्हीं लघु कथाओं के प्राप्त अनुक्रिया का विश्लेषण करके कोहलबर्ग ने बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास 3 स्तरों यानी 3 लेवल, याद रखिए पूछेगा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर है, 3 स्तर है, नाम बताएंगे कौन कौन है। 3 स्तरों से वो गुजरता है और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्था है, और प्रत्येक स्तर में कितना है आपका, 2-2 अवस्थाएं होती है, तथा इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। और इन अवस्थाओं का क्रम क्या होता है, निश्चित, यानी पहले आज्ञा दंड आएगा, उसके बाद आपका अहंकार की अवस्था आएगा। तो ये चीज क्रम में है। अब उस कोई दूसरा बच्चा में पहले अहंकार नहीं आ जाएगा, समझे। सब बच्चा में पहले अज्ञा में दंड आएगा तब अहंकार आएगा, समझ गए। कोहलबर्ग ने बताया कि सभी व्यक्ति में ये अवस्थाएं एक ही उम्र में नहीं होती है, यानी उम्र अलग अलग हो सकता है, कोई में 5 साल में आएगा, कोई में 6 साल में आएगा, लेकिन अवस्था का क्रम फिक्स रहेगा, समझ। जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब होता है। कोई बच्चा 10 महीना में चलने लगता है, कोई में बच्चा 12 महीना में चलने लगता है, तो एज अलग हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बच्चा क्या होगा कि उठ के चलेगा ही, दौड़ने नहीं लगेगा पहला बार में, समझ गए। तो कोहलबर्ग ने बताया कि सभी व्यक्ति में ये अवस्था एक ही उम्र में नहीं होती है, और न ही व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में जा सकता। आप शैशवावस्था डायरेक्ट किशोरावस्था में नहीं चल जाइएगा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में जाइएगा, फिर आप किसमें आइएगा, किशोरावस्था में आइएगा, समझ गए। अब देखिए 3 गो स्तर कौन कौन है, देखिए एकदम इसको याद कर लीजिएगा, हम ट्रिक से भी याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। पहला को बोलते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, इसी को प्री कन्वेंशनल बोलते हैं इंग्लिश में, समझ गए। प्री कन्वेंशनल, समझ गए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल, याद रखिएगा, समझ गए। पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें अवस्था पहले बाद में बताएंगे। उसके बाद आप परंपरागत नैतिक स्तर, जिसे कन्वेंशनल कहते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर कहते हैं, याद रखिएगा। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, समझ गए। 3 गो स्तर याद रखिएगा, यानी 3 लेवल हो गया। प्रत्येक लेवल में 2-2 अवस्था यानी 2-2 स्टेज है, कौन कौन है, तब देखिए। पूर्व परंपरागत में आपका 2 है, कौन कौन, तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी इसको आज्ञा एवं दंड हो गया, और अहंकार की अवस्था, 2 याद रहिएगा। अहंकार को ही हम लोग बोलते हैं यांत्रिक उन्मुखन, याद रखिएगा, इसको समझाएंगे तब आपको अच्छा समझ। या इसी को जैसी की तैसी की अवस्था कहते हैं, समझ गए। जैसे का तैसे, यानी बच्चा के साथ जैसा व्यवहार कीजिएगा बच्चा वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा, जैसे के तैसे, समझ गए, जैसे की तैसे की अवस्था, समझ गए। या इसी को इंग्लिश में टिट फॉर टैट कहते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसे, समझ गए। तो पहला याद रखिएगा पूर्व परंपरा, इसको हम ट्रिक से याद करवा देंगे। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, इसी को यांत्रिक उन्मुखन की अवस्था भी कहते हैं, आज्ञा एवं दंड को इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, हिंदी में जैसे कि तैसे की अवस्था, जैसे कि तैसे, यानी मान लीजिए किसी बच्चा को आप कलम तोड़ दीजिएगा, वो भी आपका कलम तोड़ देगा, समझ गए। आप 2 गो गाली दीजिएगा, 2 4 गाली दे देगा आपको, समझ गए। तो इसी को हम अहंकार की अवस्था कहते हैं, समझ गए। तो देखिए अब दूसरा परंपरागत स्तर में भी 2 होता है, एक प्रशंसा की अवस्था, समझ गए,
और इसी को हम लोग अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन भी कहते हैं, समझ गए। यानी प्रशंसा होगा तब ना आपको अच्छा लड़का लड़की बोलेगा, तो प्रशंसा की अवस्था को हम लोग अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन भी कहते हैं, समझ गए। तो आप उस एक ही नाम एग्जाम में लिखिएगा, सब लिखने ही सिर्फ बता दे रहे हैं, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन। सामाजिक समझौते की अवस्था यानी व्यवस्था के प्रति सामाजिक सम्मान की अवस्था, सॉरी, व्यवस्था के प्रति सामाजिक सम्मान की अवस्था। इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग कानून की अवस्था कहते हैं, यानी नियम कानून का हम पालन करते हैं, कानून की अवस्था, समझ गए, इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका परंपरागत में। उत्तर परंपरागत में भी दो होता है, एक होता है आपका सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी समाज से अनुबंध कहते हैं, इसी को सामाजिक अनुबंध की भी अवस्था कहते हैं, अनुबंध की अवस्था। और छठा होता है विवेक की अवस्था, या इसी को हम विवेक यानी स्वयं के अपने आधार पर, या सार्वभौमिक निर्णय लेने की अवस्था बोलते हैं, सार्वभौमिक निर्णय लेने की अवस्था, समझ गए। तो ये आपका 6 होता है, समझ गए। याद कैसे रखिएगा इसको, तब देखिए एक बच्चा है, पहला प्राइमरी स्कूल में गया, समझ गए। प्राइमरी स्कूल में बच्चा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पाँच साल में जाता ही है, प्राइमरी स्कूल में गया तो टीचर ने उसको कोई काम कहा है, यानी आज्ञा, मतलब कोई काम दिया तो बच्चा ने वो आज्ञा का पालन किया, फिर टीचर उसको दे पीट दिया, समझ गए। यानी एक बच्चा है, संतोष नाम का एक बच्चा है, समझ गए। तो टीचर ने प्राइमरी स्कूल में गया तो उसके टीचर ने क्या किया कि आज्ञा दिया, और बच्चा क्या, अब फिर बाद में उसको पीट भी दिया। नहीं देखते हैं टीचर कामों करवा लेता है, आधा का पीट भी देता है, समझ गए। तो उसका आज्ञा भी दिया, आज्ञा का पालन भी किया बच्चा, फिर उसको पीट भी दिया। तो बच्चा अब पीट दिया तो वो अहंकार में आ गया कि पीट दिया तो पीट दिया तो हम आपका काम उम नहीं करेंगे, समझ गए। तो वही चीज़ है, तो पहला में याद रखिएगा आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, दो याद रखिएगा। आज्ञा में टीचर पीट दिया उसको तो क्या हुआ कि वो अहंकार में आ गया, समझ गए। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था याद रखिएगा। अब देखिए, अब बच्चा मिडिल स्कूल में गया, उससे अब ऊपर मिडिल स्कूल हुआ, तो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर गया तो वहाँ का टीचर पूछ रहा है कि तुम इतना स्मार्ट हो संतोष, तुम इतना अहंकार में क्यों रहते हो। तो फिर अपना कहानी बताया हो कि देखिए ना सर, हम टीचर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर ने क्या किया कि हम काम भी करवा लिया, यानी आज्ञा का उसका पालन भी कर दिया, फिर हमको पीट भी दिया। क्या ना आए वो कुछ अथी के कारण कर दिया होगा, उसका प्रशंसा कर दिया कि नहीं तुम बहुत स्मार्ट बच्चा हो, तुम बहुत मेहनती, मतलब एक तरह के प्रशंसा कर दिया, समझ गए। तो प्रशंसा कर दिया तो प्रशंसा की अवस्था हो गया, समझ गए। जब प्रशंसा किसी आदमी का आप कर दीजिएगा तो वो सब नियम कानून आपका मानने लगेगा, समझ गए, सब चीज़ का पालन करने लगता है, समझ गए। तो वही व्यवस्था के प्रति, यानी जो व्यवस्था है उसके प्रति सम्मान की, मतलब रेड लाइट बढ़ रहा है तो रुक जाएगा, समझ गए। तो वही चीज़ है कि व्यवस्था के प्रति सामाजिक सम्मान की अवस्था, उसमें अब सम्मान, जितना भी व्यवस्था है समाज में, जो चीज़ नियम कानून बना है उसका क्या करेगा, वो पालन करने लगेगा, समझ गए। तो जैसे ही प्रशंसा किया तो क्या किया, वो सामाजिक नियम कानून का क्या किया, पालन करने लगा, समझ गए। तो याद रखिएगा, व्यवस्था के प्रति सामाजिक सम्मान की अवस्था और प्रशंसा की अवस्था परंपरागत में हो गया, आप समझ गए। अब गया बच्चा किशोरा, मतलब अब हाई स्कूल में, मिडिल के बाद अब हाई स्कूल में गया, समझ गए। हाई स्कूल में बच्चा किशोरावस्था में जाता है, आपको ही पता है। किशोरावस्था में बहुत नियम कानून ऐसा होता है जिसको बच्चा क्या समझौता करना पड़ता है, समझ गए। जैसे आप बताते हैं, जैसे मान लीजिए अब समाज में तो कहा जाता है कि घूमना नहीं है, रात रात वो देखते हैं किशोरावस्था में जाने के बाद बच्चा का एक्टिविटी कुछ अलग ही हो जाता है, समझ गए। तो वो समाज से कुछ अनुबंध करता है, समझ गए। समाज तो नहीं कहता है गर्लफ्रेंड घुमाना है, समझ गए, फिर भी किशोरावस्था में जाएगा तो करेगा ही करेगा, दोस्त बनाएगा ही बनाएगा, समझ गए। ऐसे भी जानते हैं किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है कि आकर्षण बढ़ जाता है, समझ गए। तो वही चीज़ है, तो यहाँ सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी समाज से क्या करता है, एक समझौता करता है। तो आपका उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में क्या हो गया कि सामाजिक समझेंगे, समाज से क्या करेगा, समझौता करेगा, समझ गए। और उसके बाद विवेक की अवस्था, अपने विवेक के आधार पर वो सही गलत निर्णय लेने लगेगा, समझ गए। तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड का पालन करेगा, पीट देगा मास्टर तो अहंकार आ जाएगा। फिर वो हाई मिडिल स्कूल में जाकर तो मास्टर बड़ाई कर देगा तो प्रशंसा कर दिया, प्रशंसा की अवस्था। फिर उसके बाद वो टीचर प्रशंसा कर दिया तो वो नियम कानून के प्रति सम्मान करेगा, यानी व्यवस्था के प्रति सामाजिक सम्मान की अवस्था। जब किशोरावस्था में गया हाई स्कूल में तो एक अनुबंध करेगा, सामाजिक अनुबंध की अवस्था या सामाजिक समझौते की अवस्था। और उसके बाद छठा में अब स्वयं के आधार पर कोई काम करने लगेगा, समझ गए। तो ये 6 आपका क्या है, अवस्था है, 3 स्तर हो गया, याद रखिएगा। आगे है, अब इसको व्याख्या कर देते हैं किसमें क्या होता है। देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, जो 6 से 10 साल तक होता है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए इसमें कोई भी बच्चा नैतिक निर्णय का जो आधार होता है वो बाहरी तत्व या घटना के आधार पर सोचता है, यानी वो उसको नहीं पता है कि कौन काम सही है कौन काम गलत है। बाहर जो चीज़ देखेगा ना, उसके मम्मी पापा बताएंगे कि चोरी करना गलत बात है तो चोरी करना गलत, मतलब जो चीज़ उसके मम्मी पापा यानी बाहरी रूप से, मतलब उसके मम्मी पापा बताए या बाहरी कोई भी चीज़ बताए,
क्योंकि उसको अभी छोटा बच्चा है। अब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए घर में हमारे क्या है कि गांव समाज में देखिएगा एक चीज़ कि आज्ञा दंड की अवस्था इसमें आता है। तो देखिए इसमें होता है क्या है कि आपके घर में कोई मेहमान आया, मतलब कोई कुटुंब वगैरह आया, मतलब कोई रिलेटिव आया, तो रिलेटिव आते देखते हैं छोटा बच्चा प्रणाम नहीं करता है, समझ गए। तो उसकी मम्मी बोलती प्रणाम कर लो, यानी आज्ञा, तो प्रणाम कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका पिटाई नहीं लगेगा, यानी समझता है कि दंड से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है। बात समझे कि नहीं? बच्चा के दिमाग में है, वो समझता है कि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे ना तो हम पिटाएंगे। देखते हैं छोटा बच्चा प्रणाम नहीं करता तो पिटाता है। जो उसके रिलेटिव जो मिठाई वगैरह ले वो मिलवो नहीं करेगा उसको, समझ गए, पैसा वगैरह भी नहीं मिलता है, समझ गए। तो सबके साथ होता है, सब ये चीज़ देखे भी होंगे आपको। पूर्व परंपरागत में जो चीज़ नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है और बाहरी तत्व या घटना होता है, याद रखिएगा। पूछा है किस स्तर में बच्चा बाहरी तत्व या घटना के आधार पर कोई नैतिक निर्णय लेता है, तो पूर्व परंपरागत स्तर, समझ गए। तो लिखा है जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी यह नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर कही जाती है। इस स्तर में कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाएं बताए हैं जो इस प्रकार है। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, यानी ये जो स्टेज है वो ऑर्डर और पनिशमेंट का, यानी ऑर्डर का आप पालन नहीं कीजिएगा धगत धुआइएगा कस के, समझ गए। तो लिखा है कि इस अवस्था में बालक में नैतिकता का विकास का मुख्य आधार आज्ञा एवं दंड होता है। बच्चा समझता है कि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो पिटाएंगे, यानी जिसमें उसको लगता है कि जिसमें हमारी पिटाई नहीं हो रही वो नैतिक कार्य है और जिसमें हमारी पिटाई हो रही वो अनैतिक कार्य है। बच्चा के यही दिमाग में रहता है, समझ गए। तो यही लिखा है कि इस अवस्था में बालक में नैतिकता का विकास का मुख्य आधार आज्ञा में दंड होता है, यानी बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना, दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। इसी अवस्था में बच्चा सही गलत का निर्णय दिए गए दंड या पुरस्कार के आधार पर लगाता है, समझ गए। यानी बच्चा को दंड मिलेगा तो कहेगा अनैतिक कार्य है, पुरस्कार मिलेगा तो कहेगा नैतिक कार्य है, समझ गए। अब मान लीजिए बच्चा प्रणाम किया तो उसको पैसा मिला या मिठाई मिला तो कहेगा प्रणाम करना अच्छी बात है। अब मान लीजिए प्रणाम नहीं किया तो उसको पिटाई लगा, कहेगा प्रणाम करना गलत बात है, समझ गए। ये चीज़ समझ गया। दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, इसी को हम लोग जैसे कि तैसे की अवस्था कहते हैं, समझ गए। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने पर आधारित होता है, समझ गए। यानी कहेगा कि आप हमारे, देखिए इसमें वो क्वेश्चन पूछता है अथी में सीटेट में तो बहुत पूछता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई बच्चा है किसी का पेंसिल तोड़ दिया, समझ गए, तो वो उसका कलम तोड़ ही के मानेगा, समझ गए। या कहेगा कि हम, ऐसे भी होता है इसमें कि एक ने क्या किया कि टिफिन वगैरह खा गया तो कहेगा कि अगला दिन हमको भी टिफिन खिलाओ, हम भी तुमको खिलाए हैं, समझ गए। एक और एग्जाम्पल देते हैं। पहले क्या था कि पहले तो मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब था नहीं, तो पहले जो लेटर वगैरह दिया जाता था तो किसी छोटा बच्चा के थ्रू दिया जाता था। तो छोटा बच्चा कहता था पहले चॉकलेट दीजिए चाहे पैसा दीजिएगा तब हम देंगे, यानी स्वयं की इच्छा, नहीं पहले हमारा काम कीजिए तब हम आपका काम करेंगे, समझ गए। इसी को जैसे कि तैसे या टिट फॉर टैट बोलते हैं, समझ गए। तो लिखा है कि इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने पर आधारित होता है। बच्चा को लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, समझ गए, कि हम आपका काम करें तो आप भी मेरा काम कीजिए, समझ गए। तो वही अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर देते हैं तो वो भी हमारी इच्छा क्या करता है, पूरी कर देता है। इसमें यही बच्चा सोचता है, समझ गए, कि हमको कलम दे रहा है तो हम उसका कलम तोड़ दिए तो हम भी उसका पेंसिल तोड़ देंगे, समझ गए। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने या चोरी करने से भी पूरा होता है तो इस कार्य को क्या मानेगा, अनैतिक नहीं माने, खाली पूरा होना चाहिए, बराबरी का काम होना चाहिए, समझ गए। अब आते हैं परंपरागत स्तर जो 10 से 13 साल होता है, कन्वेंशनल स्टेज जिसे बोलते हैं। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। इस स्तर की अवधि 10 से 13 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित। तो आप देखिए सुनिए, पर उसमें तो होता है बाहरी तत्व या घटना के आधार पर वो सोचता है। इसमें समाज में जो नियम कानून बनाया गया है उसके आधार पर बच्चा सोचता है। जिस समाज में बनाया गया है चोरी करना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, समझ गए। तो ये चीज़ के आधार पर सोचेगा। समझ, पहला है कोई आदमी या व्यक्ति के आधार पर सोचता है, मतलब जो चीज़ बोला। लेकिन इसमें नियम जो कानून बनाया गया है कि जैसे अब बनाया गया है नियम कि हम लोग को क्या करना है कि रेड लाइट नहीं तोड़ना है, समझ गए। तो ये क्या है, इन समाज द्वारा बनाया गया है, समझ गए। तो इसमें समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून के आधार पर हम लोग सोचते हैं, समझ गए। तो वही लिखा है कि यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। इस स्तर की अवधि 10 से 13 वर्ष के मध्य की होती है। इस अवस्था में बच्चा का व्यवहार
उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इस स्तर पर बालक समझता है कि वे समस्त क्रियाएं सही है जिससे उसकी दूसरे की मदद हो सके। समझ गए? यानी वे सभी काम जिसमें मदद हो, यानी समाज में क्या है कि सामाजिक रूप से जो भी काम होता है वो मदद करने की ही सेंस में होता है। समझ गए? अब आते हैं इस स्तर में भी कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाएं बताए थे। प्रशंसा की अवस्था यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। समझ गए? इस अवस्था में बच्चा वही क्रिया करना चाहता है जिससे उसकी प्रशंसा हो। समझ गए? चोरी करना गलत बात है। मान लीजिए आप रिलेशन में गया, 2 भाई है, समझ गए? तो एक भाई चोरी कर लिया और एक भाई चोरी नहीं किया। तो जो नहीं चोरी किया, अच्छा चोरी किया, दूसरा भाई बता दिया, तो उसकी प्रशंसा हो गया। तो अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन, इसी को प्रशंसा की अवस्था को बोलते हैं। तो वही लिखा है कि इस अवस्था में बच्चा वही क्रिया करना चाहता है जिससे उसकी प्रशंसा हो सके, यानी बालक उस व्यवहार को नैतिक मानता है जिसकी उसकी प्रशंसा हो। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। अगला है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सोशल सिस्टम, यानी समाज में जो नियम कानून बनाए, इसी को कानून की अवस्था भी कहते हैं, उसको सम्मान करना है। समझ गए? इस अवस्था में बच्चे की नैतिक विकास सामाजिक आदेश, न्याय, कानून और कर्तव्यों पर आधारित होता है। यह अवस्था बालक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता था, लेकिन इसमें नियम कानून सब पालन करने लगता है। समझ गए? इस अवस्था में बच्चा पहुंचकर समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक, मतलब अब समाज के विरुद्ध कोई भी काम कीजिएगा वो अनैतिक होगा। समझ गए? अब आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चा स्वयं के आधार पर कितनी बुद्धि विवेक का विकास हो गया है, 13 साल से ऊपर है, किशोरावस्था में क्रॉस कर गया है। समझ गए? तो उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चा स्वयं अपने आधार पर कोई काम को नैतिक मतलब मानता है या नैतिक मानता है। इस स्तर में बालक अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। समझ गए? उत्तर परंपरागत स्तर में 2 अवस्था है। एक है सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते-आते वो समझने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है और व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि समाज के बनाए गए नियमों का पालन करे, क्योंकि समाज हमारे हितों की क्या करती है? रक्षा करती है। लेकिन समझौता करना पड़ता है कभी-कभी। समझ गए? अगला है विवेक की अवस्था। इसी को सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था कहते हैं, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेज। समझ गए? इसमें लिखा हुआ है आपका कि इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को विवेक की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपने नैतिक कार्य का चयन अपने विवेक के आधार पर करता है। समझ गए? ये खत्म हो गया। अब निष्कर्ष में आते हैं कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत का संशोधित रूप है। इस सिद्धांत के विश्लेषण कर कोहलबर्ग ने बताया कि बालक का विकास कुछ निश्चित अवस्थाओं से होती है तथा ये अवस्था सार्वभौमिक है तथा नैतिक शक्ति हर बालक की हर स्टेज में अलग अलग होती है। समझ गए? थैंक यू।